एक सास की 5 सट्टेबाज बहुएं। अरे आराम से दरवाजा खोलो, कहीं माँ जी की नींद न खुल जाए। अरे अगर माँ जी ने हमें इतनी रात को घर के अंदर आते हुए देखा तो वो हमारे बारे में क्या सोचेंगी। चलो चुपचाप अंदर चलते हैं। आज तो हमारी खूब सारी कमाई हो गई। इतना पैसा तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। तुम सब चुप होकर अंदर चलो, नहीं तो हमारा भांडा आज फूट जाएगा। मैं पहले अंदर जाती हूँ और देखती हूँ कि कोई जाग तो नहीं रहा। काजल पहले घर के अंदर पहुंचती है और अपनी निगाहें चारों तरफ घुमाती है। उसे कोई भी नजर नहीं आता, जिसके बाद वो अपनी चारों बहनों को अंदर बुला लेती है। वो पांचों अपने अपने कमरे में चुपचाप जाकर सो जाती हैं। जैसे ही सवेरा होता है, उनकी सास कल्याणी उनसे किचन में आकर कहती है, अरे बहुओं, कल रात तुम लोग कहाँ गायब थी? मैंने तुम्हें घर के चारों तरफ देखा, लेकिन तुम मुझे दिखी ही नहीं। अरे माँ जी, अब मैं आपको क्या बताऊं? कल रात हम लोग गार्डन में टहलने के लिए चले गए थे। हाँ हाँ, टहलते टहलते हमें इतना टाइम हो गया कि हमें समय का पता ही नहीं चला। माँ जी, जैसे ही मेरी नजर घड़ी के ऊपर पड़ी तो समय बहुत ज्यादा हो गया था, जिसके बाद हम सभी घर के अंदर आ गए। अरे माँ जी, अब आप भी क्या रात की बात लेकर बैठी हो? चलो, हमने इतनी मेहनत से नाश्ता बनाया है, उसे खा लो। कल्याणी की पांचों बहुएं नाश्ते के टेबल पर नाश्ता लगा देती हैं, जिसके बाद वो पांचों घर के कामों में लग जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक अपने कमरे में आता है और आते ही काजल से पूछता है, अरे काजल, तुम्हारी अलमारी में इतना सारा पैसा कहाँ से आया? कल तक तो अलमारी में कुछ भी नहीं था। अजी, मुझे क्या पता आप कौन से पैसों की बात कर रहे हो। शायद वो पैसा आपका ही होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारी अलमारी में मेरा पैसा कहाँ से आ सकता है? ये सुनने के बाद कल्याणी को कुछ समझ नहीं आता, जिसके बाद कल्याणी उन पांचों से पूछती है, कई समय से मैं देख रही हूँ कि तुम पांचों की पांचों रात के समय गायब हो जाती हो। आखिर तुम पांचों रात के समय कहाँ जाती हो? कहीं तुम पांचों कुछ गलत तो नहीं कर रही हो? अरे माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हो? माँ जी, क्या आपको हमारे ऊपर जरा भी भरोसा नहीं? हमारी शक्ल तो देखो माँ जी, हम क्या आपकी नजरों में कोई गलत काम कर सकते हैं? माँ जी, आपको कुछ गलत फहमी हुई है, हमें ऐसा कुछ नहीं किया। तभी वहाँ कल्याणी के चारों बेटे भी पहुँच जाते हैं, जिसमें से राघव कहता है, ममता, मैंने तुम्हारी अलमारी में खूब सारा पैसा देखा है, वो पैसा कहाँ से आया? कल्याणी के पांचों बेटों को उनकी पत्नियों की अलमारी में से 2-2 लाख रुपए मिलते हैं, जिसके बाद उसकी पांचों बहुएं चुप हो जाती हैं। बहुत हुआ, तुम्हारी बातों को अब मैं और नहीं समझ सकती। मुझे सब कुछ सच जानना है। आखिर तुम पांचों क्या कर रही हो हमारी पीठ पीछे? इतना पैसा कहाँ से ला रही हो? कल्याणी के इतना कह ही रही थी कि तभी वहां पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस को देखते ही सभी के पसीने छूट जाते हैं। आखिर उन पांचों ने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से उनके घर पर पुलिस आ गई? आइए कहानी को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। अरे सुमित्रा, तुझे क्या बताऊं, मेरी पांचों बहुएं इतनी संस्कारी है कि बस मेरे तो भाग्य ही खुल गए। अरे ये तो होना ही था। आखिर तूने अपनी बहुओं को बड़ी सूझबूझ करके ढूंढा है, और वैसे भी ये पांचों बहनें हैं तो सब एक जैसी तो होंगी ही। कल्याणी अपनी सहेली सुमित्रा से बात कर ही रही होती है कि एक एक करके उसकी पांचों बहुएं उन दोनों की खिदमत में लग जाती हैं। कोई पानी लाती तो कोई खाना लेकर आती, तो फिर कोई उनके लिए गर्मा गर्म पकौड़े बनाती। एक एक करके सभी अपने काम दिखाती रहती हैं। ये सब देखकर कल्याणी बहुत खुश होती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और उनकी शादी को कुछ समय हो जाता है। एक दिन रात के समय में वो पांचों गार्डन में बैठी हुई आपस में बात करती हैं। बहुत समय हो गया है, हमने एक बार भी सट्टा नहीं खेला। आज तो मेरा मन बहुत कर रहा है कि मैं सट्टा खेलूं, लेकिन हम सट्टा खेलने जाएंगे कहाँ? अगर घर में किसी को पता चल गया तो? अरे भूलो मत, हमारी सट्टा खेलने की आदत से ही हमारे माँ पिताजी ने हमारी शादी जल्दी करवा दी। देखो, मैं जानती हूँ सट्टा कहाँ खेला जाता है। तो समय की बर्बाद करी हो, जल्दी से बताओ। आज तो हम सट्टा खेल ही लेते हैं, और वैसे भी हमारे पतियों की कोई सरकारी नौकरी तो है नहीं जो वो हमारी सभी ख्वाहिशों को पूरा कर सके। क्यों ना हम सट्टा खेल कर ही अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी कर लें। कहती तो तुम बिल्कुल सही हो। वो पांचों काजल के साथ सट्टा खेलने के लिए चली जाती हैं। उन्हें सट्टा खेलते खेलते रात के 12 बज जाते हैं। तभी काजल की नजर घड़ी के ऊपर पड़ती है। अरे अरे, बहुत हुआ, हमने आज बहुत सट्टा खेल लिया। देखो, हमारे पास कुछ पैसे भी आ गए हैं। अब चलो घर चलते हैं। पांचों बहुएं चुपचाप घर पर आ जाती हैं, जिसके बारे में ना तो उनकी सास को पता होता है और ना ही उनके पतियों को।
ऐसे ही कई दिन तक वो हर रोज रात के समय सट्टा खेलने जाती और खूब सारा पैसा जीत कर आती। अरे बहुत मजा आ रहा है। अब तो हमें अपने पतियों से पैसे मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ती। मुझे ये पहले वाली जिंदगी दोबारा से जीने में बहुत मजा आ रहा है, जैसे पहले हम सट्टा खेला करते थे। वो पांचों अपनी इस आदत से मजबूर हो जाती हैं। न चाहते हुए भी वो अपनी इस लत को छोड़ नहीं पाती और रोज सट्टा खेलने चली जाती हैं। एक दिन वो पांचों सट्टा खेलते हुए खूब सारा पैसा जीत कर लाती हैं। उनके पास सट्टे के पूरे 10 लाख रुपए हो जाते हैं, जिन्हें देखते ही रूपा कहती है, अरे वाह, इतना पैसा तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा। अब हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और हम रईसों की तरह जिएंगे। वो पांचों इतना सारा पैसा लेकर अपने घर लौट आती हैं और पांचों आपस में 2-2 लाख रुपए बांट लेती हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उनको रोज रात को लेट आते हुए कल्याणी देख लेती है। कल्याणी ने उन्हें कल रात भी देर से घर आते देख लिया था, जिसके बाद कल्याणी सवेरे उनसे उनके लेट आने की वजह पूछती है, लेकिन उसकी बहुएं उसे कोई जवाब नहीं देती। तभी वहां पुलिस आ जाती है और कल्याणी से कहती है, देखिए, आपकी 5 बहुएं कल रात 10 लाख सट्टे का पैसा जीत कर लाई हैं। दरअसल ये सब फ्रॉड है और जो पैसा तुम्हारी बहुओं के पास है वो चोरी का पैसा है। ये सुनते ही उन पांचों के पतियों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और कल्याणी की भी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तभी एक लेडीज पुलिस उन पांचों के हाथों में हथकड़ी पहनाकर उन्हें जेल ले जाती है। जेल के अंदर बैठकर उन पांचों को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। आज अगर हम सट्टा ना खेलते तो शायद हमारी ये हालत ना होती। अब तो हमारी सास और हमारे पति भी हमारा साथ नहीं देंगे। अरे दीदी, क्या अब हम जिंदगी भर इस जेल में ही सड़ते रहेंगे? वो आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी एक पुलिस वाला जेल का ताला खोलते हुए उनसे कहता है, देखो, तुम्हारी जमानत हो गई है, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। ये सुनते ही वो पांचों खुश हो जाती हैं और तुरंत वहां से बाहर निकलती हैं। उनके सामने उनके पति और उनकी सास खड़ी होती है। वो पांचों अपनी सास के पैरों में गिरती हैं, उनसे माफी मांगने लगती हैं। तभी कल्याणी कहती है, जो हुआ उसे भूल जाओ। ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक था। आज के बाद कभी भी सट्टे की तरफ मुंह करके भी मत देखना। शॉर्टकट रास्ता आसान तो लगता है, लेकिन उसके नुकसान बहुत होते हैं। आज तुम एक परेशानी से तो बाहर आ निकली, लेकिन अगर दोबारा यही सब शुरू कर दिया तो कोई तुम्हें बचाने वाला नहीं होगा। माँ जी, हमें माफ कर दीजिए, आइंदा हम ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। उस दिन के बाद से वो पांचों अपने पांचों पतियों के साथ और अपनी सास कल्याणी के साथ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगती हैं। बूढ़ी सास का प्यारा कौवा। दूर दराज बसे गुलमोहर गांव में कल्याणी नाम की एक बुजुर्ग बुढ़िया एकदम अकेली रहती थी। हमेशा की भांति आज भी बूढ़ी कल्याणी ओसारी में बैठी हुई बोलती है, इतने बरस बीत गए संदीप को शहर गए हुए, उसकी बाट जोते हुए अब तो मेरी आंखें भी बूढ़ी हो चली। शायद अब तुझे बेटे के लौटने की बात छोड़ देनी चाहिए कल्याणी। ये बोलते हुए बूढ़ी कल्याणी की आंखों से बेबसी की बदरा बरसने लगती है। कुछ देर बाद ही सांझ की बेला घिराती है, जिसे देख कल्याणी कहती है। कल्याणी रसोई घर का रुख करते हुए एकाएक सभी डिब्बे टटोलती है। इतना आटा ही शेष बचा है, अगर प्रत्येक दिन 2 रोटियां बनाऊंगी तो सप्ताह भर तक तो चल बन जाएगा। बुढ़िया 2 रोटियां बनाकर प्याज के साथ उसे थाली में परोसकर जैसे ही पहला कौर उठाती है कि एक जख्मी कौवा उसके झरोखे पर आकर बैठ जाता है और कांव कांव करने लगता है। अरे, ये तो किसी कौवे के करहाने की आवाज है। एकाएक कल्याणी की नजर झरोखे पर पड़ती है। वो कौवे को अपनी बाहों में उठाकर सहलाते हुए कहती है, अरे ये कौवा तो लहूलुहान लथपथ है, लगता है किसी शिकारी ने इस पर निशाना साधा था, तभी इसके पंख और पंजे बुरे तौर से जख्मी हो गए हैं। बुढ़िया झटपट से जड़ी बूटियों का लेप बनाकर कौवे के घाव पर लगा देती है। कुछ पल छिन बाद कौवा अपने पंजों पर स्थिर होकर कांव कांव करने लगता है। लगता है ये कौवा प्यासा है, इसे पानी पिलाती हूँ। बुढ़िया कौवे को पानी पिलाती है। तभी कौवा बुढ़िया की परोसी हुई थाली से एक रोटी अपनी चोंच में दबाकर उसे एक टक निहारते हुए पंख फड़फड़ाने लगता है। तुझे भूख लगी है? कोई बात नहीं, हम दोनों मिल बांट कर खाएंगे, एक रोटी तेरी एक मेरी। बुढ़िया अपने हिस्से की एक रोटी कौवे को देकर एक रोटी खाती है। अब हर एक भोर और सांझ को कौवा झरोखे पर आ बैठता।
बुढ़िया उसे रोटी देकर सहलाते हुए कहती है, अरे कंकु, मैं तेरी ही राह निहार रही थी। ये ले, तेरे हिस्से की एक रोटी। कंकु, मुझ बुढ़िया के पास बेहद सीमित संसाधन है, इसीलिए मैं सिर्फ 2 रोटियां ही बनाती हूँ, मगर उसे तुम्हारे संग साझा करके मुझे बेहद सुकून मिलता है। तुम मुझ बुढ़िया के चहेते बन चुके हो। इस तरह हर एक दिन सप्ताहों में शुमार होते चले गए। एक सवेरे कल्याणी का बेटा संदीप अपनी शहरी बीवी श्रेया के संग गांव में दस्तक देता है। संदीप, मेरे लाल, तू आ गया। तुझे देखकर मुझ बुढ़िया का दिल बाग बाग हो गया। माँ, ये श्रेया है, मेरी बीवी और आपकी बहू। तूने शादी कर ली और मुझे अब बता रहा है? माँ, सब कुछ बेहद जल्दबाजी में हुआ, आपको खबर करने का समय नहीं मिला। खैर, अब जो संजोग मिल चुके हैं हो गए। आ बहू, तेरी बूढ़ी सास के घर में तेरा स्वागत है। सूरज ढलने के साथ पूरे गुलमोहर गांव सांझ में सराबोर हो जाता है। दरवाजे पर खड़ी कल्याणी को देख संदीप कहता है, माँ, क्या बात है, कोई आने वाला है क्या? सवेरे से सैकड़ों बार कभी आप दरवाजे पे जाती हो तो कभी झरोखे पर ताक लगाए हो। सुबह से खाने का एक कौर नहीं पड़ा आपके पेट में। अरे ऐसा कुछ नहीं बेटा, तुम दोनों खाकर सो जाओ। सफर के थके मांदे हो, ज्यादा देर तक जगोगे तो सेहत बिगड़ जाएगी। श्रेया और संदीप अपने कमरे की ओर अग्रसर होने को ही थे कि कौवा उड़ते हुए झरोखे पर आकर बैठता हुआ काव काव करता है। ओफो, ये कौवा कहाँ से आ गया? श्रेया डंडा उठाकर कौवे को फटकारने लगती है। अरे ओ काले कौवे, जल्दी से फुर हो जा, वरना तेरे काले भद्दे पर कतर कर रख दूंगी मैं। बहू, ये क्या करामात कर रही है? क्यों सासू माँ, ये कौवा क्या लगता है आपका? बड़ा प्यार आ रहा है आपको इस परिंदे पर। कंकु, मेरे पास आओ। कल्याणी के शब्द सुनकर कौवा उसके कंधे पर आकर बैठ जाता है। कल्याणी हमेशा की भांति उसे खाने को एक रोटी देती है। कल्याणी का कौवे के प्रति अथाह स्नेह देख श्रेया पांव पटकते हुए अपने कमरे में चल देती है। गुजरता समय कब साल भर में शुमार हो जाता है। इस बीच श्रुति एक बेटे को जन्म देती है। मुबारक हो बेटा, तू बाप बन गया। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो माँ, आप भी दादी बन गयी। अगर आप दोनों माँ बेटी की बधाई हो चुकी हो तो संदीप, माँ जी को साफ तौर से समझा दो कि अब वो काला कौवा हमारे घर में न आए। उसकी कर्कश काव काव की गूंज से मेरा दूध मुहा बच्चा डर जाएगा। बहू के बोल वचन सुनकर बेचारी बूढ़ी सास चुप्पी साध लेती है, मगर अब जो कि उस परिंदे को बुढ़िया की प्रीत की आदत पड़ चुकी है तो वो कहाँ रुकता। कौवा निस्दिन वहाँ आता। एक दिन की बात है, बुढ़िया अपने बहू के बच्चे को ओसारे में खिला रही थी। तभी देर दोपहर कौवा दस्तक दे देता है। अरे कंकु, तू आ गया। मैं कब से तेरी ही राह निहार रही थी। ये ले, तेरे हिस्से की रोटी। कौवा चौकी पर बैठकर अपनी चोट से रोटी को खाने लगता है। तभी वहाँ श्रेया और संदीप आ धमकते हैं। सासू माँ, बढ़ती बुढ़ापे में सठिया गई है क्या आप? ये देखते हुए भी कि ये कौवा मेरे बच्चे के बगल में बैठा हुआ है, आप इसे भगाने के बजाय इसे रोटी खिला रही हैं। अरे बहू, एक परिंदे का पेट भरने से क्या बिगड़ जाएगा? माँ जी, आपका प्यार इस काले परिंदे के प्रति परवान चढ़ता जा रहा है। भगवान न करे अगर इस कसाई कौवे ने अपनी पैनी चोट से मेरे बेटे का आँख फोड़कर उसी जीवन भर के लिए अंधा कर दिया तब। श्रेया के जहरीले बोल के बाण संदीप के मन मस्तिष्क को भीतर तक सराबोर कर देते हैं और वो श्रेया के सुर में सुर मिलाते हुए कहता है, माँ, श्रेया की बात एकदम सटीक है। इन परिंदों का भरसक भरोसा ही क्या। आज के बाद ये परिंदा यहाँ भटकते नहीं दिखना चाहिए। ये बोलते हुए संदीप एक कंटीली छड़ी से कौवे को मारने लगता है। कौवा करहाने लगता है। अरे बेटा, मत मार कंकु को, तुझे तेरी बूढ़ी माँ की कसम। कंकु, तू जा यहाँ से। बुढ़िया के बोलने पर कौवा पंख फड़फड़ाकर उड़ जाता है। उस रोज सारा आसमान घनघोर बरसाती बादलों से घिराता है, जिसके साथ झमाझम बरसात होती है। इतना तेज तूफान, जाने कंकु कहाँ होगा। ये तो कंकु की आवाज है। बुढ़िया की निगाह घर की मुंडेर पर बैठे कौवे पर जाती है। बुढ़िया के सिवा किसी को भी ये खबर न थी कि कौवे ने मुंडेर को अपना घर बना लिया है। समय गुजरता गया। एक सवेरे, बहू, मैं जरा मंदिर जा रही हूँ, मुन्ना का ख्याल रखना, वो सारे में खेल रहा है। ये बोलकर कल्याणी चली जाती है, मगर श्रेया तक उसके शब्द नहीं पहुँच पाते। तभी पास के जंगल से एक जहरीला सांप रेंगते हुए औसारे में आ घुसता है। तभी कौवा अपनी चोट से उस पर प्रहार करता है।
ये तो उसी काले कौवे की कर्कश ध्वनि है। ये सासू माँ का कौवा एकदम उनके भांति हटीला है। श्रेया रसोई से बाहर का रुख करती है, जहाँ वो कौवे और सांप की भिड़ंत देखकर हक्की बक्की हो जाती है। संदीप, सासू माँ, जल्दी आइए, घर में सांप घुस आया है, मेरा मुन्ना। कौवा अपनी चोंच और कहने पंजों से सांप को लतराते हुए लहूलुहान कर देता है, मगर दम तोड़ते हुए सांप उसे डंक मार देता है। उसी पल छिन्न कल्याणी वहाँ आ धमकती है। बहू, ये सब क्या है? और मेरा कंकु ऐसे बोझिल बेहोश क्यों पड़ा है? माँ जी, जाने ये जंगली जहरीला सांप घर पर कब घुस आया। मुन्ना को बचाने में कंकु इस जहरीले सांप से भिड़ गया। अपनी भरसक कोशिश से कंकु ने इसे मार गिराया, मगर इस काले करैत ने कंकु को डस लिया। मैंने हमेशा इस कौवे को कितने कड़वे बोल सुनाए, बदले में इसने अपनी जान दांव पर लगाकर मुन्ना को बचाया। बहू, जल्दी से सांप के काटे हुए भाग पर कपड़ा बांध दे, तब तक मैं जड़ी बूटियों का लेप तैयार करती हूँ। इसे करैत का जहर खत्म हो जाएगा। बुढ़िया रोते बिलखते हुए फौरन लेप बनाकर कौवे के पंजे पर लगाती है। कुछ घंटों बाद कौवा भला चंगा अपने पंजों पर खड़ा हो जाता है। कंकु, मुझे माफ कर दो, अब से तुम हमेशा हमारे साथ रहोगे। तुम्हारे कारण ही आज मेरा मुन्ना जिंदा है। श्रेया कौवों के लिए सुंदर सा घोंसला तैयार करती है। अब कौवा सदा के लिए बूढ़ी सास के संग रहने लगता है। अखबार बेचने वाली बहू की सफलता। खद्दर की पुरानी साड़ी पहने हुए अविका रसोई घर में बैठी आंसू बहाते हुए चूल्हा फूंक रही थी। वहीं दूसरी ओर श्याम ओसारे में बिछी खाट पर पड़ा हुआ था और अनुराधा गेहूं की सफाई कर रही थी। अविका बहू, जरा बाहर तो आना। जी माँ जी। ये ले, गेहूं फटक दिया है, इसे पिसने को मिल में दे आ। माँ जी, इन सभी गेहूं में तो खून लगे हुए हैं। अंतिम यही बचा कुचा रह गया है। जाने ये दुख की घड़ियां कब खत्म होंगी। उनका परिवार घनघोर गरीबी से जूझ रहा था। तभी नशे में धुत अनुराधा का बेटा तेजा लड़खड़ाते कदमों से घर के भीतर दस्तक देता है। अरे झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम। क्यों जी, ये पिताजी रोग के बिछौने पर पड़े हैं और तुम घर की जिम्मेदारियां संभालने की बजाय खुद ही लड़खड़ा रहे हो। शराब का इतना चस्का चढ़ गया है तुम्हें। अविका की बात सुनकर तेजा गुस्से से लाल पीला होकर उसके बाल पकड़कर कहता है, क्यों री, साली अपने पति परमेश्वर की सेवा करने की बजाय बातें सुना रही है। तेरी ये मजाल। माँ जी। गुस्से में तिलमिलाती अनुराधा दीवार पर खड़े डंडे को उठाकर तेजा पर बरस पड़ती है। अरे माँ, अरे तू इस दूसरे के घर की छोकरी के खातिर अपने लाल का खून बहाने पे तुली है। तो जैसे नकारा औलाद से तो भला मैं बे औलाद रहती। आज से इस घर में तुझ शराबी सट्टेबाज की कोई जगह नहीं है। अनुराधा अपने बेटे तेजा को घर से निकाल बाहर करती है और हर एक दिन के साथ उनके घर की हालत बद से बदतर होते जा रहे थे। ऐसे में उनके खाने के भी लाले पड़ गए थे। बहू, इतनी हड़बड़ी में कहाँ चल दी? माँ जी, मैं लाज का दामन थामकर अब और नहीं बैठ सकती। मुझसे घर की ये दुर्दशा नहीं देखी जाती, इसीलिए मैं काम तलाशने जा रही हूँ। रुक जा बहू, मैं भी तेरे संग चलूंगी। दोनों सास बहू भूखे प्यासे काम की तलाश में निकल पड़ती हैं, मगर अफसोस उनके हाथ कुछ नहीं लगता। वो धीमी कदमों से सड़क पर चलने लगती हैं। तभी एक अखबार बेच रहे युवक की बुलंद आवाज उनके कानों तक पहुंचती है। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, देश की अर्थव्यवस्था में छाया नया बदलाव। आज की ताजा खबर। उसी पल अविका की नजर एक अखबार के कारखाने पर पड़ती है और अगले ही पल वो कारखाने में आती है। जी कहिए। जी, हम सास बहू काम के सिलसिले में यहाँ आए हैं। अगर कोई काम मिल जाता तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। जी, मगर उसकी खातिर मुझे ये जानना होगा कि कितनी साक्षर हैं आप? जी, मैं इंटर तक पढ़ी लिखी हूँ, हिंदी बखूबी जानती हूँ और अंग्रेजी भी काफी हद तक समझ बूझ लेती हूँ। जी, आपकी खातिर एक वैकेंसी खाली है। साहब, मुझ बूढ़ी अनपढ़ के लिए भी यहाँ अगर कोई छोटा मोटा काम हो तो बताइए। माफ कीजिएगा माता जी, ये अखबार का कारखाना है जिसमें साक्षरता दर लाजमी है, मगर हमारे बावर्ची खाने के खातिर एक चाय पानी बनाने वाली की उपलब्धि खाली है। चलेगा साहब। अविका जी, आप चाहे तो अभी से काम शुरू कर सकती हैं।
दोनों सास बहू अपने अपने कामों में जुट जाती हैं। अविका कुछ ही पल में अखबार से जुड़े तमाम काम को पूरी तरह दिमाग में बैठा लेती है। दोनों देर शाम तक काम करती हैं। हाँ, वैसे काम के प्रति आप दोनों की सच्ची लगन सराहनीय है। ये लीजिए आप दोनों के पैसे। साहब, आप मुझे नौकरी से खदेड़ रहे हैं क्या, जो आज ही पैसे थमा रहे हैं? अरे नहीं नहीं, आप दोनों का काम तो काबिले तारीफ, मगर आज महीने का अंतिम तारीख है, इसलिए ये एक रोज का पगार रखिए। कल कारखाने में महीने के पहले दिन से आपकी नए सिरे से शुरुआत होगी। मिले हुए पैसे से वो कुछ मात्रा में राशन इत्यादि खरीद कर घर आती है। अविका खाना बनाने लगती है और अनुराधा अपने बीमार पति से रोते हुए कहती है, सुनो जी, मुझे और बहू को एक अखबार के कारखाने में काम मिल गया है, तो कल से हमें आने में सांझ हो जाएगी। भोर को दोनों सास बहू सारा काम धाम निपटा कर समय से पहले कारखाने पहुंच जाती हैं। अविका, तुम्हारे काम में थोड़ा बदलाव कर दिया गया है। मैं तुम्हें प्रतिदिन 100 अखबार बेचने का टारगेट दूंगा, जो तुम्हें हर हाल में पूरा करना होगा। इसी आधार पर पगार निश्चित होगी। जी सर, मैं बेचूंगी। अखबार के इस कारखाने की ओर से उसे एक साइकिल और अखबार का बंडल दिया जाता है। अविका रास्ते में जाते हुए कहती है, ए सरस्वती माँ, ये कैसी असमंजसता है। मैंने आज से पहले कभी अखबार पढ़ा भी नहीं था और आज अखबार बेचना है। अविका अखबारों के बंडल को साइकिल की पिछली सीट से बंधे एक रिहायशी इलाके में आकर बुलंद आवाज में कहती है, आज की ताज़ा खबर, बढ़ती मुद्रास्फीति में घटाव। ऐसे ही मिर्च मसाले वाली रोचक खबरें पढ़ने के लिए खरीदे मात्र 2 रुपए में एक अखबार। किरण नाम की एक महिला झरोके से देखती हुई उसे रोक कर कहती है, अरे ओ अखबार वाली, 4 अखबार लिया ना। अविका बंडल से 4 अखबार निकालकर उसे थमा देती है। 8 रुपए हुए हैं साहब। अखबार के बिना तो मानो सुबह शुरू ही नहीं होता। अच्छा सुनो, कल से रोजाना 4 अखबार लेकर आना। मालकिन, एक जन की खातिर इतनी दूरी बहुत बढ़ जाएगी। अगर 2-4 जन अखबार खरीदने में भागीदारी दिखाएं, तो मुझ गरीब की नौकरी सुरक्षित रहेगी। अरे 2-4 क्या, कल तुम 50 अखबार इकट्ठे लाना, मैं हूँ ना। इस तरह अविका हर दिन 100 अखबार बेचने का टारगेट समय से पहले पूरा कर लिया करती थी, जिससे महीने भर में ही उसकी पगार दुगनी कर दी गई। और फिर एक सुबह, मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि हमारे अखबार का कारखाना सालों से प्रथम श्रेणी में आ रहा है, मगर कुछ दिनों से अब इसका दबदबा घट रहा है, तो इनमें ऐसा क्या बदलाव भरा जाए? तो कोई अपनी राय देना चाहता है? सर, मैं कुछ कहना चाहूंगी। हमारे अखबार की खबरों में वो बात नहीं है जो जनता चाहती है। जैसे कि इस 8 पन्नों के अखबार में अगर हम शुरुआती के 2 पन्ने देश की बागडोर से शुरू करें और फिल्मी जगत की खबर को भरें और अंतिम पन्ने पर खाने की विधि जैसी खबरें इसमें भर दें, तो इसमें चौगुना मुनाफा होगा। वो कैसे अविका? सभी पन्नों में एक ही खबर अखबार की रोचकता को घटाता है और अग्रसर करता है, मगर जब अखबार की 8 पन्नों में खाना, पहनावा, मसालेदार खबरें इत्यादि शामिल होंगे, तो सभी तबके के लोग इसे खरीदने और पढ़ने में रोमांच दिखाएंगे। अखबार के प्रति अविका का भारी रुझान देखकर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठती है। वेल डन अविका, आज से तुम पूरी तरह से इस अखबार कारखाने की मैनेजर हो। मुबारक हो बहू, आज तुझे अखबार के कारखाने में बड़ा पद मिला है। माँ जी, मैं उस पद से कहीं ऊपर की सोच रही हूँ, जहाँ मेरी आंखों के सामने मेरी माँ समान सास को नौकर के जैसे कामकाज न करना पड़े। कुछ ही महीने बाद जोड़े गए पैसे से अविका एक न्यूज प्रिंटिंग का दफ्तर खोलती है और इश्तहार के द्वारा एडिटर्स को हायर करती है। मुझे आप सभी से सैकड़ों उम्मीद है। इस दफ्तर में आप सभी का योगदान ही हमको सफल बनाएगा। जहां दोनों सास बहू अपने नए खुले अपने अखबार के कारखाने में दिन भर काम करती, वहीं अविका रात के अंधेरे में अपनी सास को पढ़ाया करती थी। अनुराधा ने अखबार के प्रति इतना पक्का रुझान से सब सीख लिया। शुरुआती दिनों में दोनों सड़कों के बीच अखबारों को बेचा करती थी। आज की ताजा खबर पढ़िए, मात्र 2 रुपए के निम्न शुल्क पर देश से जुड़े तमाम खबरें। देश, सेहत, राशि, खान पान से जुड़े तमाम खबरें बारीकियों के साथ पेश है 2 रुपए के अखबार में। गुजरते हर दिन के साथ दोनों सास बहू के अखबार का कारखाना सुर्खियों में छाने लगता है। कुछ ही महीने की मेहनत उन्हें बड़ी सफलता को दर्शाती है। दोनों के अखबार की गुणवत्ता और खबरें उन्हें प्रथम श्रेणी का पद दिलाती हैं। अब उनके घर के हाल पहले जैसे नहीं रहे।
श्याम भी पूरे तौर पर भला चंगा हो गया और तेजा ने भी नशे के दलदल से खुद को छुड़ा लिया और इस तरह चारों अखबार के कारखाने में संलग्न होकर काम करते रहे। तो ये थी हमारी अखबार बेचने वाली सास बहू की अनोखी सफलता की कहानी। पेप्सी कोल्ड ड्रिंक बेचने वाली सास बहू। आइए आइए, अपना मन और गला तरोताजा कीजिए। आइए आइए और ठंडी ठंडी पेप्सी कोल्ड ड्रिंक, लिम्का, कोका कोला पीजिए, बर्फ की चिल्ड पेप्सी पीजिए। 5 रुपए गिलास, 5 रुपए गिलास। अरे अंकल, जरा मुझे एक पेप्सी का गिलास बना कर देना। अभी देता हूँ, 1 मिनट। ये कहते ही चमन पेप्सी की एक बोतल को सोडा मशीन में लगाकर कुछ सेकंड्स के लिए रखता है और गैस बनते ही उस बोतल को एक गिलास में पलट देता है और कहता है, ये लो आपकी ठंडी ठंडी पेप्सी तैयार। ये पीते ही रमन ठंडी आहें लेकर कहता है, अरे वाह अंकल, आपकी कोल्ड ड्रिंक पी के तो मजा ही आ गया। इतने सस्ते दाम में आप पूरा बोतल वाली पेप्सी का टेस्ट देते हो। वही स्वाद, बस यही कि आपकी पेप्सी सस्ती है। शुक्रिया तुम्हारा, और पी लो, ज्यादा अच्छी लग रही है तो। ये तो बिल्कुल सही कहा अंकल। ऐसा करो, अब की बार मेरे लिए ऑरेंज वाली कोल्ड ड्रिंक बना दो। अभी बना देते हैं बेटा। ये कहते ही चमन उसके लिए ऑरेंज वाली सोडा डालकर कोल्ड ड्रिंक बना देता है, जिसे पीकर रमन को बहुत अच्छा लगता है और वो कहता है, अरे वाह वाह अंकल, मजा ही आ गया। मैं तो कल से अपने दोस्तों को भी आपकी दुकान पर लाऊंगा। कितने पैसे हुए आपके? हाँ, 10 रुपए हुए बेटा, 2 गिलास के। ये लीजिए आपके पैसे। अरे भाई साहब, बड़ी गर्मी लग रही है, जरा एक गिलास पेप्सी वाली कोल्ड ड्रिंक बनाना। अभी बनाता हूँ। उस औरत के लिए एक पेप्सी का कोल्ड ड्रिंक बना देता है, जिसे पीकर औरत कहती है, अरे भैया, इस कोल्ड ड्रिंक को पीकर तो ऐसा लग रहा है कि मैंने अमृत पान कर लिया हो। सच में भाई साहब, आप बहुत अच्छा बनाते हैं। कम बजट, टेस्ट वही। अरे स्वाद तो लगेगी ही आपको। 5 सालों से मेरा बिजनेस जो चल रहा है कोल्ड ड्रिंक का। इसीलिए तो भाई साहब हमेशा यहीं से पेप्सी पीती हूँ। ये लीजिए भाई साहब, आपके पैसे। ये कहते ही निधि चली जाती है। वहीं चमन दिन भर अपनी कोल्ड ड्रिंक बेचने के बाद अपना ठेला लिए घर चला आता है और कहता है, महिमा, महिमा, अरे महिमा देखो तो मैं आ गया हूँ। बहुत प्यास लग रही है, जल्दी से पानी लाओ। खड़े खड़े धूप में तो जान निकल जाती है मेरी। अरे महिमा, ओ महिमा, देख तो सही, चमन आ गया है। पानी लिया उसके लिए। आई माँ जी, बस आ गई। कपड़े सुखाकर जा रही थी, बस हो गए हैं। चमन जी, पानी पीजिए। महिमा से पानी लेकर चमन अपनी प्यास बुझा लेता है और उसे पैसे देकर कहता है, ये लो महिमा, ये सारे पैसे तिजोरी में रख दो। पता है, तुम मेरे घर की लक्ष्मी हो। जब से तुम आई हो हमारे घर में बरकत तुमसे ही बढ़ी है। ये तो है, मेरी बहू घर को बहुत अच्छे से संभालती जो है। अब लो ये पैसे। शुक्रिया चमन जी, ये सिर्फ मेरी वजह से ही थोड़ी हुआ है। माँ जी इतनी अच्छी हैं, आप इतने अच्छे हैं, कितनी मेहनत करते हैं, तो घर में बरकत होना तो लाजमी था। हाँ हाँ, चलो ये भी अच्छा है। अब खाना तो खिला दो, बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ, चलिए चलिए, आज मैंने आपकी पसंद के पालक पनीर और कड़ी चावल बनाए हैं। अरे वाह, आज तो मैं जी भर के खाना खाऊंगा। ये कहते ही सब एक साथ बैठकर खाना खाते हैं और चमन खाने को देखते ही खाने पर टूट पड़ता है। तभी रमा कहती है, अरे बेटा, आराम आराम से खा, इतनी हबड़ हबड़ में खाना क्यों खा रहा है? अरे माँ, खाने दो ना, बहुत भूख लग रही है। पता नहीं कल को मैं इतना अच्छा अच्छा खाना खा भी पाऊँ या नहीं। चमन जी, आप पागल हैं क्या? ऐसी बातें क्यों करते हैं? मैं हमेशा आपको ये खाना खिलाऊंगी। खाने के बाद सभी लोग सो जाते हैं। अगले दिन चमन अपने कोल्ड ड्रिंक का ठेला लिए जा ही रहा था कि एक बड़ा सा ट्रक तेजी से चमन के ठेले की ओर आता है। चमन हटने की कोशिश करता है, इतने में ट्रक वाला उसके ठेले समेत उसे उड़ा देता है, जिसमें उसकी मृत्यु हो जाती है। ये बात जैसे ही महिमा और रमा को पता चलती है तो वो बेहद टूट जाते हैं। अपने पति की लाश पर रोते हुए महिमा कहती है, मैंने कहा था ना चमन जी, ऐसा मत बोलिए। क्यों कहा आपने? माँ जी, इनसे बोलो कि ये उठे। चुप हो जा बहू, रो मत। जाने वाले को आखिर कौन रोक सकता है। इसलिए शायद मेरा बेटा कल जी भर के खाना खा रहा था। भगवान भी यही चाहते थे। काकी,
अब हमें चमन भाई का अंतिम संस्कार करना होगा। ये कहते ही पुष्पा चमन को ले जाकर उसका अंतिम संस्कार कर देता है। महीना बीत जाता है। भगवान की दया से चमन अपने घर के लिए पैसे जोड़ कर गया था, पर तभी निधि और रमन उनके घर दस्तक देते हैं। हाँ जी, आपको क्या काम है बताइए। दीदी, क्या चमन भाई साहब का घर यही है? 1 महीने से कोल्ड ड्रिंक बेचने नहीं आ रहे हैं। क्या बात हो गई? हमें उनकी कोल्ड ड्रिंक बहुत पसंद है, इसीलिए हम पता पूछते पूछते यहाँ तक आ गए। हाँ, मुझे भी अंकल की हाथ की बनी कोल्ड ड्रिंक पीनी है। मैं हमेशा उनकी दुकान पर आता हूँ। माफ कीजिएगा, पर अब आप कभी कोल्ड ड्रिंक नहीं पी पाएंगे। अरे क्यों? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हमसे कोई गलती हुई क्या? हम तो उनके डेली के कस्टमर हैं। बेटा, बात वो है कि मेरा बेटा 1 महीने पहले गुजर गया एक एक्सीडेंट में। क्या? मेरे लिए तो यकीन करना बहुत मुश्किल हो रहा है। भाई साहब बहुत अच्छे थे। इतने सालों से उन्होंने बहुत मेहनत से अपना नाम कमाया था। अक्सर उनकी कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए बाहर भीड़ लगी रहती थी, पर वो तो है ही नहीं। हाँ आंटी, आप भी अंकल की तरह पेप्सी बनाकर बेचो ना। अरे बेटा, तूने तो बहुत अच्छी बात कह दी। मैं अभी आपसे यही कहना चाहती हूँ, आप भाई साहब की पत्नी हैं। आपके हाथों में जरूर वो जादू होगा जो भाई साहब के कोल्ड ड्रिंक में था। अरे नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती। आप जा सकते हैं, माफ कीजिए। ये कहकर महिमा दरवाजा बंद कर देती है। अगले दिन चमन के ग्राहक फिर उसके घर आते हैं और कोल्ड ड्रिंक की डिमांड करते हैं। तभी रमा कहती है, बेटा, भीड़ तो बढ़ती ही जा रही है। जो लोग कह रहे हैं वो हम कर सकते हैं। इतने पैसे तो हैं ही कि सोडा की दोबारा मशीन आ जाए और कोल्ड ड्रिंक का सामान भी। पर माँ जी, देख बेटा, 2-4 दिन बाद पैसे खत्म हो ही जाएंगे। उसके बाद हमें काम की जरूरत पड़ेगी, तो क्यों ना हम चमन के काम को ही आगे ले जाएं। ठीक है माँ जी, अगर आप चाहती हैं तो हम यही करेंगे। ये कहते ही सास बहू मिलकर कोल्ड ड्रिंक बनाने का सामान जुटाकर नया ठेला लेते हैं। अगले दिन से पेप्सी बनाकर उसी जगह बेचने लगते हैं। पेप्सी लीजिए, पेप्सी, ठंडी ठंडी ताजा ताजा पेप्सी लीजिए, पेप्सी। आइए आइए, पेप्सी लीजिए। चमन स्पेशल कोल्ड ड्रिंक अब नए नाम से मार्केट में आ गई है, सास बहू कोल्ड ड्रिंक के नाम से। अपनी थकान मिटाइए और गटागट पीजिए। अरे लगता है ये उनकी पत्नी ही है। लगता है प्यासे को कोल्ड ड्रिंक का कुआं मिल गया। सास बहू को कोल्ड ड्रिंक बेचते हुए देखकर निधि उनसे कोल्ड ड्रिंक लेने पहुंच जाती है और पीकर कहती है, अरे वाह वाह बहन जी, आपने हमारी बात का मान रखा और कोल्ड ड्रिंक की दुकान खोल ही ली। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सच बताऊं तो बिल्कुल भाई साहब जैसा ही स्वाद आ रहा है आपकी कोल्ड ड्रिंक में। आज मैं बहुत खुश हूँ, इसीलिए आप 6-7 बोतल कोल्ड ड्रिंक पैक कर दीजिए। शुक्रिया हमें सहारा देने के लिए। बस इसी तरह अपना साथ बनाकर रखना। 2 मिनट दीजिए, मैं अभी कोल्ड ड्रिंक बनाकर देती हूँ। ये कहते ही महिमा एक के बाद एक सोडा मशीन में कोल्ड ड्रिंक्स तैयार कर लेती है और निधि को दे देती है। ये लीजिए आपकी ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक। आंटी, आपने दुकान खोली, जल्दी से मुझे पेप्सी बनाकर दे दीजिए। जरूर बेटा, अरे मुझे भी सिखाना ये सोडा मशीन कैसे चलती है। ज्यादा कुछ नहीं करना माँ जी, बस पेप्सी लेकर सोडा मशीन में लगाना है और पलट देना है। महिमा की बात सुनकर रमा सोडा मशीन में कोल्ड ड्रिंक बनाती है और बखूबी से बनाकर वो रमन को गिलास देती है। ये लो बेटा, और पीकर बताओ कि कैसी बनी है, तुम्हारे अंकल जैसी बनी या नहीं। आहा, अरे आंटी, मजा आ गया ठंडी ठंडी पेप्सी पीकर। अंकल से भी अच्छी बनाई है आपने तो। एक गिलास और दे दीजिए। जरूर बेटा। ये बोलकर महिमा उस बच्चे को एक और पेप्सी का गिलास देती है। इसके बाद लगातार ग्राहक आने लगते हैं और पेप्सी कोल्ड ड्रिंक की डिमांड करते हैं। तब सास बहू को फटाफट लोगों को कोल्ड ड्रिंक सर्व करती है। पहले दिन सास बहू की कोल्ड ड्रिंक काफी पैसा कमा लेती है। इसके बाद धीरे धीरे उनकी कोल्ड ड्रिंक का बिजनेस चमन जितना चलने लगता है। हर गली शहर से लोग उसकी कोल्ड ड्रिंक को पीने आते हैं। वक्त के साथ वो बड़ी बड़ी मशीन लगाकर कोल्ड ड्रिंक्स बेचकर इतना पैसा कमाने लगी थी कि अब बड़ी दुकान करके उसे कांच की बोतलों में देती थी। माँ जी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हमने कहाँ से शुरू किया था
और आज इतनी बड़ी दुकान कर ली है कि गिलास की जगह बोतलों में कोल्ड ड्रिंक देते हैं। ये तो तूने बिल्कुल ठीक कहा बहू। इस तरह सास बहू अब लोगों के घर पर भी कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल को सप्लाई करते और अपने व्यापार को और बढ़ाते हैं और खुशी खुशी जीवन एक साथ व्यतीत करने लगते हैं। माँ, आप अपना ख्याल रखना, मैं बांस की लकड़ी लेने जंगल जा रही हूँ। ये बोलकर 12 वर्षीय सलोनी आरी लिए जंगल की ओर अग्रसर हो जाती है, जहाँ एक बुढ़िया बैठी होती है। ये लो बूढ़ी अम्मा, मैं तुम्हारे लिए रोटी ले आई। सलोनी, तुम्हें स्मरण था? अरे बूढ़ी अम्मा, भूलती कैसे? पिछले 6 माह से आपसे मेल मिलाप जो बढ़ गया। वैसे भी मेरी माँ कहती है कि किसी की भूख मिटाने से बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें सुनहरी सीख दी है सलोनी। वैसे तुम्हारी माँ के रहते तुम इस बांस के जंगल में क्यों आती हो? इतने बचकानेपन में बांस का बोझा उठाकर तुम्हारे कंधे नहीं थकते। हाँ बूढ़ी अम्मा, मगर मेरे सिवा माँ का है कौन? माँ महीनों से बीमार है। ऐसे में मैं रोजाना इस जंगल से बांस काटकर बांस की टोकरी बर्तन बनाकर बाजार में बेचती हूँ। उसी से हम बेबस माँ बेटी का गुजर बसर चलता है। कुछ देर बाद बूढ़ी अम्मा, आपसे बतियाते हुए मैंने बांस काट भी लिया और गठरी भी बांध ली। अब मैं चलती हूँ। सलोनी बांस की गठरियों का बोझा उठाए घर आकर देर दोपहरी धूप में टोकरी बर्तन बनाकर उन्हें बेचने बाजार जाती है। रात को राशन पानी लेकर घर आती है। समय ऐसे ही गुजरता है। अगली सुबह, ये लो बूढ़ी अम्मा, आज मैं आपके लिए बाजरे की रोटी लाई हूँ, साथ में लहसुन की चटपटी चटनी भी है। बुढ़िया सलोनी के हाथ का बनाया खाना खाकर उसका बखान करते हुए कहती है, अरे वाह सलोनी, तुमने तो सयानों को भी पीछे पछाड़ दिया। खाना बनाने में एकदम नपा तुला हाथ है तुम्हारा। शुक्रिया बूढ़ी अम्मा, मैं चलती हूँ। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। एक रात बब्बन उनके दरवाजे पर दस्तक देता है। अरे ओ मरियल माँ की बेटी, कहाँ मर गई? सामने आ। बब्बन चाचा, आप? अरे छोकरिया, जाकर अपनी अम्मा को बुला, मैं बच्ची से बात नहीं करता। ममता बिस्तर से उठकर बाहर आती है। अरे आज मैं तेरी मरियल हाव भाव पर तरस नहीं खाने वाला। पिछले 6 महीने से माँ बेटी मुफ्त में मेरे घर में रह रही हो। भाड़ा क्या तुम्हारा बाप भरेगा? काका, मैं चुकाऊंगी आपका भाड़ा। नादान छोकरिया, तू चुकाएगी भाड़ा। बीते भर की है नहीं, आई बड़ी। मैं तुम दोनों माँ बेटी को अब और बर्दाश्त नहीं करूंगा। अपना झोला झमेला उठाओ और चलती बनो यहाँ से। मगर इतनी देर रात हम कहाँ जाएंगी? अरे कहीं भी डावाडोल हो, बब्बन को बख्श दो। ये बोलकर बब्बन उस माँ बेटी को घर से निकाल बाहर कर देता है। दोनों बांस के जंगल की ओर बढ़ने लगती हैं। तभी मौसम का रुख बदलता है। हे ईश्वर, इस दुनिया की भी अपनी गति अभी पकड़नी थी। बिटिया, जल्दी से पाँव बढ़ा, बरसात होने के आसार है। दोनों माँ बेटी बांस के जंगल की ओर बढ़ने लगती हैं। तभी रास्ते के बीचों बीच सलोनी को वही बुढ़िया मिलती है जो सलोनी को टोकते हुए बोलती है, अरे सलोनी, इतनी देर रात तुम इस बांस के जंगल में? बूढ़ी अम्मा, हम दोनों माँ बेटी बेघर हो गए हैं। इस बांस के जंगल के सिवा दूजा कोई आसरा नहीं बचा। किसी बड़े बांस के पेड़ के नीचे रात काट लेंगी। उसकी जरूरत नहीं है सलोनी, आओ मेरे साथ। दोनों माँ बेटी बुढ़िया के साथ बांस जंगल के पेड़ों के पथ को पार करके एक चौरस स्थान पर आती हैं। बूढ़ी अम्मा, ये तुम हमें बांस जंगल के बीचों बीच क्यों लाई हो? सलोनी, मैं यहाँ तुम्हारे लिए एक सुनहरा बांस घर बनाने वाली हूँ। अम्मा, हम कुछ समझे नहीं। बुढ़िया अपनी आंखें बंद करके अपने हाथों से एक ही पलछिन में एक सुंदर से सांचे का बांस घर बनाकर बोलती है, सलोनी, ममता, ये कोई साधारण बांस घर नहीं, बल्कि एक सुनहरा सोने का जादुई बांस घर है। मगर ये बांस घर तो बाकी घरों के जैसे ही साधारण है। सलोनी,
जैसे ही तुम उस बांस घर से कुछ मांगोगी, ये तुम्हारे स्वर शब्द सुनकर जादुई सोने के बांस घर में बदल जाएगा। भूख के मारे मेरे पेट में कबड्डी मची हुई है। ए जादुई सोने के बांसघर, मुझे इसी समय खाने को भोजन दो। सलोनी के स्वर शब्द खत्म होते ही साधारण बांस घर सोने के सुहाने जादुई बांस घर में बदलकर अपने भीतर से 56 भोग की बौछार कर देता। ये तो सचमुच में सुनहरे बांस घर के सांचे में बदल गया। बूढ़ी अम्मा, आपने ये कैसे किया? जरूर आप कोई जादूगरनी है ना? सलोनी, समय आने पर मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगी। अब मुझे जाना होगा। स्मरण रहे, इस जादुई सोने के बांसघर से कभी अपना स्वार्थ मत साधना। इस सुनहरे बांसघर का सदुपयोग करना। ये बोलकर बुढ़िया वहाँ से चल देती है। दोनों माँ बेटी सुकून से उस सुनहरे बांस घर में सो जाती हैं। अगली सुबह माँ, मैं बांस की कटाई करने जंगल के अगले छोर में जा रही हूँ। सलोनी, जब हमारे पास जादुई सोने का बांसघर है तो तुम्हें मेहनत मजदूरी करने की क्या जरूरत है? माँ, ये बांसघर मेरे लिए सिर्फ बसेरा है। मैं इसे अपना स्वार्थ नहीं साध सकती। ये सरासर गलत होगा। मैं अपनी मेहनत के बलबूते पर आपका और अपना पेट पाल सकती हूँ। समय गुजरता है। सलोनी हर एक सुबह बांस की कटाई करके दिन भर टोकरी बर्तन बनाती और सांझ होते उन्हें बाजार में बेचने जाती। एक दिन की बात है, सलोनी बांस काट रही थी, तभी एक बूढ़ा वहाँ से रोते बिलखते गुजरता है। ठहरो बाबा, आप इतने हताश परेशान क्यों हैं? अरे क्या बताऊं बेटी, कल मेरी बेटी का ब्याह होना है, मगर मुझ गरीब बेबस बाप के पास एक पैसा भी नहीं है। पैसे की पाबंदी से कल मेरी पगड़ी उछलने से बेहतर है मैं मर जाऊं। ठहरो बाबा, मेरे पास तुम्हारी समस्या का समाधान है। सलोनी उस बाबा को लेकर अपने जादुई सोने के बांस घर के पास आती है। ए मेरे जादुई सोने के बांसघर, ये बाबा बेहद बुरे दौर से गुजर रहे हैं। इनकी बेटी के ब्याह के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। सलोनी की निश्वर्त मांग सुनकर जादुई सोने का बांस घर सुनहरे चमक से सराबोर होकर सोने के बड़े बांस घर के सांचे में ढलकर अपने भीतर से सोने के सैकड़ों सिक्के, जेवर और पैसे की भरमार करता है। ये लीजिए बाबा, इसे आप बतौर बड़े धूमधाम से अपनी बेटी का ब्याह कर पाएंगे। एकाएक तेजोमय प्रकाशमान के साथ बूढ़े बाबा बतौर उस बुढ़िया में बदल जाते हैं। अरे बूढ़ी अम्मा, तुम? हाँ सलोनी, मैं तुम्हें परख रही थी कि तुमने मेरे बोल को अपने हृदय की पट्टियों पर लिख लिया है या नहीं। जादुई सोने के बांस घर के होने के बावजूद तुमने उससे अपना स्वार्थ नहीं साधा, खरी उतरी हो। अब मैं तुम्हें अपना पुख्ता परिचय जाहिर करती हूँ। ये बोलकर बुढ़िया एक जादुई परी में बदल जाती है। सर पर सुनहरा ताज, हाथों में जादुई छड़ी, ये पहरावा तो परी का होता है। तुमने सही पहचाना, मैं एक जादुई परी रानी हूँ जो एक तपस्वी के श्राप से इस बांस जंगल में बंधक बन गई थी। जानना नहीं चाहोगी कैसे? हाँ, तो सुनो। परी, आज तुम पूरे 18 बरस की हो चुकी हो। यही समय है जब परी की बेटी को परिलोक की परिरानी का पद प्राप्त होता है। आज से तुम परियों की रानी, मगर तुम्हें अपनी शक्तियों के साथ संसार का भ्रमण करना होगा। परी अपने लोक को पार करके संसार में आती है। अरे, ये बांस वृक्ष का जंगल तो बड़ा रोचक है, क्यों ना मैं यहाँ अपनी शक्तियाँ साधूं? परी अपनी जादुई छड़ी से बांस जंगल में कभी पथराव करती तो कभी मेह की फुहार बरसाती और अंत में आग से जंगल को जला दिया। तभी एक तपस्वी उसके सामने आ खड़ा होता है। घोर अनर्थ, तुम्हारे साथ उल्टा ने मेरी सदियों की तपस्या को भंग कर दिया। बाबा, मुझे नहीं स्मरण था कि आप यहाँ साधना में लिप्त हैं। मैं अभी इस अग्नि को बुझा देती हूँ। अगले ही पल परी उस आग को बुझा देती है।
इसका अभी कोई तात्पर्य नहीं है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ परी कि जिस शक्ति से तुमने मेरी सालों की तपस्या को भंग किया, तुम इसी पल छिन एक बुढ़िया बनकर इस बांस जंगल में बंधक बन जाओगी, और जब तक कोई नेक दिल यहाँ नहीं आएगा तुम यहीं रहोगी। और मैं बतौर बुढ़िया बनकर इस बांस जंगल में बंधक बनकर रहने लगी, मगर तुम वो नेक दिल निकली और तुम्हारे हाथों का आहार मेरा हथियार बन गया। मेरी शक्तियां लौटने लगी और आज मैं इस बांस जंगल से रिहा हो रही हूँ। सिर्फ तुम्हारी बदौलत आज से इस बांस जंगल की जिम्मेदारी मैं तुम दोनों माँ बेटी पर छोड़ती हूँ। ये बोलकर परी गायब हो जाती है और दोनों माँ बेटी उस जादुई सोने के बास घर में बसेरा बनाकर भावी भविष्य में बेबस बेसहारा लोगों की मदद किया करती